तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे कि किस तरह हिंदुस्तान और कनाडा के डिप्लोमेटिक झगड़े के चलते हुए लॉरेंस बिश्नोई एक मुद्दा बन सकता है। जो खबरें कनाडा से निकल के बाहर आ रही हैं, हमारे सोर्सेस से, वहाँ की मीडिया से और कुछ और लोगों से बातचीत करने के बाद एक नई बात सामने आ रही है। कनाडा भारत की भाषा में भारत को जवाब देना चाहता और उसके लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है। जो वहाँ से बातें निकल के आ रही हैं और कारण क्या है आपको बताएंगे तफसील से। ये बात भी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई। भारत का कहना है कि कुछ भारतीय लोग, भारतीय मूल के लोग, भले ही कनाडा के रेसिडेंट्स हों, वहाँ की सिटीजनशिप ली हो, वहाँ के बाशिंदे हों, लेकिन कनाडा की धरती पर बैठकर वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे यूथ को रेडिकलाइज कर रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। और वो लड़के हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में, ख़ास तौर पे पंजाब में गड़बड़ फैलाने का, शांति भंग करने का, टारगेट किलिंग करने का काम कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम है भारत का कनाडा के ऊपर। और दूसरा इल्ज़ाम कि इतने सारे रेड कॉर्नर नोटिसेस इशू होने के बाद भी कनाडा ने किसी आदमी को नहीं पकड़ा और हमारे हवाले नहीं किया। तो भारत ऐसे बहुत सारे लोगों की कस्टडी मांग रहा है। भारत चाहता है कि वो लोग जो हिंदुस्तान में कानून के सामने पेश होने के लिए जिनका इंतज़ार है, उनको पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि कनेडियन सरकार इनकी मदद नहीं कर रही। दूसरी तरफ कनाडा का इल्ज़ाम कि हिंदुस्तान की एजेंसीज कॉवर्टली या ओवर्टली ऑपरेशंस में, कॉवर्ट ऑपरेशंस में कनाडा के सिटीजन्स को उनके ही देश में मार गिरा रही है। इसमें बहुत बड़ा कसूर एक हमारे गोदी मीडिया का भी है। हमें इस बात पे चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन इसके पहले मैं आपको आज 22 तारीख का जो आपसे प्रॉमिस किया था कि अहमदाबाद की कोर्ट में 4 दिन पहले जो लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने अर्जी दी थी कि मेरे क्लाइंट को गैंगस्टर या टेररिस्ट ना कहा जाए, इसकी हदायत जारी करने के लिए कोर्ट को अर्जी दी थी और कोर्ट ने NIA को नोटिस दिया था जिसकी सुनवाई आज होनी थी। लेकिन NIA के वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि हमें 3 दिन का समय और चाहिए। इस अदालत ने हमें समय बहुत कम दिया है, तो अब उस केस की सुनवाई आने वाली 25 तारीख को होगी। आज 22 तारीख है, 23, 24, 25। ये 25 तारीख दो कारणों से बहुत अहम होगी, उसका जिक्र भी करेंगे आज के इस एपिसोड में। और उसके साथ आज लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने, आनंद ब्रह्मभट्ट ने, एक और एप्लीकेशन डाली है बड़ी इंटरेस्टिंग। उनका कहना है कि मैं कल अपने क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में मिलने गया था। मैं उनसे बात करना चाहता था क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक नया इल्ज़ाम लगा है कि उसने कनाडा में जो कत्ल हुआ है सुक्खा दुन्नेके का, उसकी जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। एक फेसबुक अपने अकाउंट पे पोस्ट डालकर कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, सुक्खा दुन्नेको को हमने मारा है, हमने अपने भाई का दुश्मनों से बदला लिया है। तो लॉरेंस बिश्नोई के वकील
श्री ब्रह्मभट्ट, उनका आपके एप्लीकेशन की कॉपी मेरे पास है। मैं चाहूँगा अपने एडिटरों को कहूँगा कि उसको दिखा दे स्क्रीन पे, लेकिन बहुत लंबी अर्जी है, उसमें और बहुत कुछ है, ये अंश छोटा सा है, उतना आपको दिखा देंगे। खैर, उस एप्लीकेशन में कहा कि जब मुझे तकलीफ़ हुई, उनका कहना है इस बात से कि मेरे क्लाइंट जो एक हाई सिक्योरिटी जेल में एक सॉलिटरी सेल में बंद है, उसने फेसबुक पे पोस्ट कैसे डाली, उसको वो मोबाइल फ़ोन या कोई भी साधन साबरमती जेल में किसने दिया। मैं अपने क्लाइंट से बात करनी चाहता था कि वाकई आपने अपनी पोस्ट डाली है या नहीं डाली है। तो मुझे जेल अथॉरिटीज़ ने 2 घंटे बैठा के रखा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात नहीं करवाई। उसके बाद उनका कहना है, मेरी उन पे फ़ोन पे बात भी हुई, उन्होंने वो भी बताया सारा किस्सा, कि उसके बाद उन्होंने जेल एडमिनिस्ट्रेशन को पूछा कि वो कैसे मना कर सकते हैं, मैं उसका वकील हूँ और मुझे वकील मुलाकात जिसको कहते हैं उसके तहत मेरा राइट है, मैं अपने क्लाइंट से बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो सरकारी वकील हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने एक लेटर लिखा है जेल एडमिनिस्ट्रेशन को कि किसी को भी किसी भी हालत में लॉरेंस बिश्नोई से नहीं मिलने देना चाहिए। तो हम उसका पालन कर रहे हैं। एक सरकारी ऑफिशियल ने हमें ये बोला है, तो इसलिए हम आपको नहीं मिलने दे सकते। तो आज एक नई अर्जी आनंद ब्रह्मभट्ट ने अहमदाबाद कोर्ट में लगाई है कि मुझे अपने क्लाइंट से मिलने की इजाज़त दी जाए। इस अर्जी के ऊपर फैसला भी अदालत ने 25 तारीख तक मुलतवी कर दिया। अब 25 तारीख को ये 2 फैसले बराबर आएंगे अगर कोई और डिले नहीं होती। क्या लॉरेंस बिश्नोई के वकील को लॉरेंस बिश्नोई को जेल में जाके मिलने की इजाज़त मिलेगी, और क्या NIA अपने जवाब में लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर और टेररिस्ट मानती है कि नहीं मानती है। ये दोनों केसेस का फैसला 25 तारीख को होगा और हम आपको ज़रूर 25 तारीख की इस कार्रवाई के बारे में अवगत करवाएंगे। अब आप चलते हैं, लॉरेंस बिश्नोई की कनाडा में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शायद उसी चक्कर में ये वकील साहब अपने क्लाइंट से बात करना चाहते होंगे, लेकिन परमिशन नहीं मिली। अब लॉरेंस बिश्नोई ने क्लेम किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैंने उस आदमी को कनाडा के शहर विनिपेग में मारा है और बदला लिया। अब कनाडा सरकार बड़े आराम से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करके भारत सरकार से मांग कर सकती है कि जैसे आप हमसे उन लोगों की मांग कर रहे हो जो आपके देश में केसेस में वांटेड हैं, तो ये आदमी हमारे केस में हमारे देश में इस किस्म की वारदातों को अंजाम दे रहा है। आप कृपा पूर्वक हमें लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी दे दीजिए। तो उसके बाद भारत का स्टैंड क्या होगा, ये दोनों देशों की आपस की बात है। लेकिन एक बड़ा डिप्लोमेटिक सवाल खड़ा होता है कि अगर आप अपने देश में वांटेड लोगों को कनेडियन सरकार से मांग कर सकते हो वापस भेजने की, तो कनेडियन सरकार भी मांग कर सकती है कि हमें लॉरेंस बिश्नोई दे दीजिए, इसने हमारे देश में एक आदमी को मारा है और इसने वो बात कबूली है, हम इसकी कस्टडियल इंटरोगेशन चाहते हैं, इसके ऊपर आगे केस चलाना चाहते हैं। और आगे वाले दिनों में अब पुलिस है कहीं की भी हो, आज नहीं तो कल क्रिमिनल्स को पकड़ ही लेती है। जिन लोगों ने कनाडा में सुखा दुन्ने को मारा वो लोग पकड़े जाएंगे, सारे के सारे नहीं, एक आध पकड़ा जाएगा, कोई और टेक्निकल एविडेंस मिल जाएगी, कोई और सबूत मिल जाएंगे। ज़्यादा देर इस किस्म के क्राइम छुपे रहते नहीं, तो उनकी जो
स्टेटमेंट्स आएगी, जो रिकॉर्ड होगी, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, उनमें डेफिनेटली लॉर्ड बिश्नोई का नाम निकलेगा। तो फिर वहाँ की जो अदालत है वो भी अपनी सरकार को हुक्म दे सकती है कि केस का कंस्पारेटर, रिंग लीडर जो है लॉर्ड बिश्नोई, उसको अदालत में पेश किया जाए। तो इस किस्म की एक और अदालती स्टेप सरकार को मिल जाएगी और मुझे लगता है बहुत जल्दी इस किस्म की कार्रवाई चलने की आशंका लगती है। अब जब दोनों देशों के रिश्ते इस किस्म से खराब हो गए, उन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को वापस भेज दिया, भारत ने उनके एक डिप्लोमेट को वापस भेज दिया, और उसके बाद भारत ने एक और काम किया है कि कनेडियन जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ रखा गया है। अब कनेडियन सरकार का कहना है कि पिछले कुछ सालों से भारतीयों का कनाडा जाने का दौर चाल चलन बढ़ा है। लाखों की गिनती में वीज़ा एप्लीकेशन आती है, जिनको हैंडल करने के लिए हमें ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। बाकी देशों में इतने लोग नहीं जा रहे हैं जितने कनाडा आना चाहते हैं। उनकी वो सब भारतीय हैं, हम भारतीय नागरिकों की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए हमने स्टाफ एक्स्ट्रा रखा है। लेकिन भारत का कहना है कि आपको जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक जो आपसी डिप्लोमेटिक संबंधों को देखते हुए जो परमिशन दी जाती है, इतने दर्जन, इतने सैकड़े का स्टाफ आप रख सकते हो, उसके कहीं ज़्यादा कनाडा ने रखा हुआ, और भारत ने कह दिया आप ये जो फालतू स्टाफ रखा है इसको निकालिए। तो दोस्तों ये बात आगे बढ़ती जा रही है जो नहीं बढ़नी चाहिए थी। और अब ऑस्ट्रेलिया ने 1 अक्टूबर से नई कुछ और पाबंदियां भारतीय स्टूडेंट्स पे लगा दी हैं। उनकी कुछ फीस बढ़ा दी है, उनकी परसेंटेज ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन में रिज़ल्ट की जो परसेंटेज होती है एडमिशन की, वो बढ़ा दी है। और दूसरी तरफ भारत ने पूरे कनेडियन मूल के निवासी जो भारत आना चाहते हैं उनका वीज़ा लगाने की प्रक्रिया टेम्परेरीली सस्पेंड कर दी है। अब ऑस्ट्रेलिया से अकेले पंजाबी तो आते नहीं हैं हिंदुस्तान, उसमें गुजराती भी आते हैं, मराठी भी आते हैं, बंगाली भी आते हैं। ऑस्ट्रेलियन मूल के ओरिजिनल जो हैं, जिनको हम गोरे कह देते हैं, वो तो बहुत कम आते हैं। अब आने वाले महीनों में शादियों का सीज़न है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो तकरीबन 10 लाख के करीब लोग दुनिया भर से वापस आते हैं, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं ना कहीं से भारत में आते हैं, जो 2-3 महीने अपने फैमिली फंक्शन भी अटेंड करते हैं, और विदेशों में जो इतनी ठंड पड़ती है उससे थोड़ा बच भी जाते हैं कंपैरेटिवली। हालांकि हिंदुस्तान में भी ठंडी का मौसम होता है, लेकिन वहाँ से ठंडी बहुत कम होती है। तो ये एक कारण होता है। अब उनमें से जो तकरीबन 1 लाख, 1.25 लाख कनाडा से जो लोग भारत आते हैं हर साल, उनको आने में दिक्कत हो जाएगी अगर ये झगड़ा जल्दी ख़त्म नहीं हुआ तो। और इसकी भी झगड़ा ख़त्म होने की उम्मीद जो है वो भी बिल्कुल 25 तारीख पे जुड़ी हुई है। जैसे पहले मैंने कहा गुजरात में लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ी हुई 2 फैसले 25 तारीख को आने वाले हैं। कनाडा में भी भारत कनाडा के आने वाले दिनों में संबंध कैसे होंगे उसका दारोमदार भी 25 तारीख पे अटका हुआ, क्योंकि 25 तारीख को जो SFJ जो सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, गुरप्रवंत सिंह पन्नू, उन्होंने एक कॉल दी है कि 25 तारीख को पूरे कनाडा में जो भारतीय दूतावास है, जहाँ उनके दूसरे कंसुलेट ऑफिस हैं, वहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। अब उस प्रदर्शन में अगर भारतीय प्रॉपर्टी का कोई नुकसान होता है या कोई वायलेंस होती है या कोई आग लगाई जाती है, या कांच तोड़े जाते हैं, या उसकी बाउंड्री में
ज़बरदस्ती प्रवेश किया जाता है और कनेडियन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, भारतीय मिशंस को प्रॉपर और पुख्ता सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, तो ये रिश्ते और ख़राब होंगे। ये वही संस्था है जो आने वाले दिनों में सरी में उसी गुरुद्वारा में जहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ था आज से 3 महीने पहले, वहीं पे एक रेफरेंडम भी करवाने जा रही है। तो उसके पहले ये जो एक बाइकॉट कॉल दी है, डेमोन्स्ट्रेशन भारत के खिलाफ एम्बेसीज के बाहर, उसकी तरफ कनाडा की सरकार का क्या रवैया होगा वो देखने वाली बात होगी। और भारतीय सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है अपने लोगों के लिए कि 25 तारीख को ऐसी जगहों पे मत जाना जहाँ पे कुछ इस किस्म के ये प्रोटेस्ट चल रहे होंगे, जब प्रोसेशन चल रहे होंगे, वहाँ से दूर रहना, मत जाना, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ होने के आसार हैं। ये एक एडवाइजरी इशू की है भारत सरकार ने, और उसके चलते हुए कनाडा सरकार ने एक एडवाइजरी इशू की कि जो कैनेडियन सिटीज़न भारत जाना चाहते हैं वो कम से कम मिज़ोरम और जम्मू कश्मीर मत जाए, वहाँ उनकी जान माल की रक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो ये टिट फॉर टैट की कार्रवाई चल रही है। डिप्लोमेट लेवल पे जो बात होनी चाहिए थी नहीं हो रही, और मुझे लगता है कि जो वीज़ा को रोकने का, जो टेम्परेरी रोकने का जो ऑर्डर भारत सरकार ने दिया है, वो 25 तारीख को अगर सब कुछ शांतमयी तरीके से हल हो जाता है, कोई हुल्लड़बाजी नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है, अगर कुछ कोशिश होती है और कैनेडियन सरकार उसको पुलिस वहाँ पे रोक लेती है, तो शायद ये 2-4 दिन के बाद वापस भी लिया जा सकता है। क्योंकि एक किस्म के फैसले से अगर सरकार ये चाहती है कि हम सिख अगलाववादियों को तकलीफ़ में ला सकते हैं, तो वो बहुत कम है। उनसे बहुत बड़ी गिनती नॉन सिख लोगों की है, जिनमें पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, महाराष्ट्र के, यूपी के, बंगाल के, गुजरात के, हैदराबाद के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, केरला के, जो सब लोग कनाडा में रहते हैं अलग अलग शहरों। उनके अपने मिनॉरिटी उनके जो घेटोज बने हुए हैं उनके भी हैं। पंजाबी ज़्यादा टोरंटो और सरी में है, तो इसी तरह गुजराती और किसी शहर में है, महाराष्ट्र में किसी और शहर में है। तो ये सब वहाँ पे चलता है, जैसे बाकी दुनिया भर में चलता है। तो अगर आप ये बैन लगाते हो कि हम किसी कैनेडियन मूल के निवासी को वीज़ा नहीं देंगे भारत आने का, तो उसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा जो भारत सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर अकेले सिखों की बात होती तो मान लेते कि चलो थोड़े महीने इनको तकलीफ होगी, लेकिन यहाँ तो सब अटक जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल कैनेडियन मूल के लोग भारत घूमने फिरने बहुत कम आते हैं, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये फ़र्क उनके ऊपर पड़ेगा जिनके पास कैनेडियन पासपोर्ट्स हैं और वहाँ के परमानेंट सिटीजन हैं, वहाँ के नागरिक हैं। भारत का ये कहना कि हम अपनी एक जो लिस्ट है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI, उस लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, इसलिए हमने ये रोक लगाई है। ये बहुत अच्छा बहाना है, डिप्लोमेटिक बहाना है। 25 तारीख के बाद शायद ये जो सर्कुलर है वो वापस ले लिया जाएगा, वीज़ा लगने शुरू हो जाएंगे। और लेकिन जो एक कड़वाहट जो आई है रिश्तों में, जो दरार आई है, उसको ठीक करने में समय लगेगा। ये दोनों देशों की आपस की कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन वहाँ की जो सबसे बड़ी रेप्यूटेड टेलीविज़न चैनल है TBC, उन्होंने एक प्रोग्राम नशर किया है जिसमें कहा गया है कि कनाडा के पास भारतीय सरकार के दखल की पूरे सबूत हैं और समय आने पर भारत को सबूत दे दिए जाएंगे कि
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ था, इस बात के सबूत उनकी सरकार के पास हैं। ये CBS का दावा है, जो बड़ी क्रेडिबल एक चैनल है, हमारे गोदी मीडिया की तरह नहीं है। तो उसके कहने का एक मकसद होता है, उनके पास कुछ सबूत होते हैं। उन्होंने आगे चल के ये भी कहा कि बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ये मर्डर के पहले भी हमारे पास खबरें थी कि हरजीत सिंह निज्जर की जान को खतरा है। उसको हमने वार्निंग भी दी थी, उसको सिक्योरिटी लेने को भी कहा था, लेकिन उसने इनकार किया। पर हमारी कार्रवाई जारी रही। उनका ये भी दावा है कि कैनेडियन सरकार के पास कुछ मोबाइल फ़ोन की टेलीफोन कन्वर्सेशन भी हैं उनके पास, जहाँ इंडियन एम्बेसी के, इंडियन हाई कमीशन के ऑफिशियल किन लोगों से क्या क्या बातें करते थे, ये सब कुछ भी उनके पास है। ये बात भी CBS ने अपनी रिपोर्ट में कही है। तो बहुत गंभीर बातें हैं। लगता है कि दोनों सरकारें अब तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं। मेरे हिसाब से और हर आदमी के हिसाब से ये वापस म्यान में जानी चाहिए। इस तरह के झगड़े, टकराव की स्थिति दोनों देशों के हित के खिलाफ है। दोनों देशों के एक दूसरे की आज़ादी का सत्कार करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और एक दूसरे के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए। ये एक सबक इस पूरी जो कांड हुआ है उससे ले लेना चाहिए दोनों सरकारों को। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।